नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज हम इतिहास को लेकर आ रहे हैं। इतिहास बड़ा रोचक विषय है। सामाजिक का ये एक भाग है। जो सामाजिक अध्ययन है उसमें हम 3 प्रकार से विषय पढ़ते हैं। इतिहास के रूप में, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के रूप में और भूगोल के रूप में। तो इसमें हमारे अतीत जो पुस्तक है 7वीं कक्षा की, उसका पहला ही पाठ है। पहला पाठ है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। बच्चों, 1000 वर्षों के दौरान जो बदलाव हुए इतिहास में, देश में, दुनिया में, उनके परिवर्तनों की हमने पड़ताल करनी है, समझ पैदा करनी है, जानकारी लेनी है। तो ये जानकारी आप 1000 साल तो देखो बहुत बड़े होते हैं। हमने पिछली 6ठी कक्षा में या 5वीं कक्षा में या दूसरी कक्षा में भी कुछ इतिहास की बातें पढ़ी है। लेकिन जो इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप पाठ को देख पा रहे हैं, शुरू के चित्र में एक बुजुर्ग बिल्कुल गहराई से ऐसे देख रहे हैं पुस्तक को, कुछ लिख रहे हैं। तो ये 1000 सालों का जो हमारा जो समय रहा, इसको इतिहास की दृष्टि से हम मध्यकाल भी कहते हैं। प्राचीन काल, उसके बाद मध्यकाल और आज आधुनिक काल। लेकिन मध्यकाल में 1000 साल, आपको ये भी पता है कि शताब्दी 100 सालों का जो समूह होता है, पिछली कक्षा में आपको बताया था, 100 सालों का जो समूह होता है वो शताब्दी कहलाते हैं। और जो 700 से शुरू होने वाला, तो इसको कौन सी शताब्दी से हम मानेंगे? 8वीं शताब्दी से शुरू होकर और 18वीं शताब्दी तक का जो कार्य है, 8वीं शताब्दी से शुरू होकर 18वीं शताब्दी तक, मतलब 10 शताब्दियों का अध्ययन इस पाठ में मुख्य रूप से हम करेंगे। देखो, समय तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। इतनी सारी बातें, 1000 सालों की बातें हम थोड़े से पीरियड में, छोटे से समय में नहीं जान पाएंगे। तो इसको हम 2 या 3 पीरियड में पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। आप किताब को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। इसका हम पहले ही शुरू में देखते हैं कि पहले पेज पे जो मानचित्र दिया गया है, मानचित्र 1 और मानचित्र 2, अगले पेज पे दूसरा मानचित्र दिखाया गया। अगर इस मानचित्र की कुछ भाषा कुछ चित्र दिखाए गए हैं, अगर आपने भारत के मानचित्र को देखा है, आपने पहले देखा है, आप उसकी पहचान भी रखते हैं, क्या उसकी तरह ये मानचित्र आपको नजर आता है? क्या भारत के मानचित्र का कोई हिस्सा इसमें आपको नजर आता है? नहीं आता। तो इस मानचित्र में आपको भारत के जो आज का आधुनिक मानचित्र है, उसका कोई एक कोना, कोई हिस्सा, कोई बीच का, कोई साइड का, इसमें हम ध्यान से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हमें इसमें नजर नहीं आ रहा। तो ये जो मानचित्र बनाने वाले जो व्यक्ति है, जो मानचित्र बनाने वाले विद्वान लोग हैं, इतिहास की समझ रखने वाले लोग हैं, तो उस समय किस तरीके से बनाया होगा। उस समय तो कागज वगैरह की भी मतलब खोज नहीं हुई थी, और इन चीजों को किस तरीके से उन्होंने अध्ययन किया होगा, तो पूरे नक्शे को देख के कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है। तो दूसरे मानचित्र को देख के, जो पहला मानचित्र है वो अल इदरीसी ने 1154 में बनाया। 1154 में अल इदरीसी नामक एक विद्वान ने, इतिहासकार ने 1154 में बनाया। और जिसने मानचित्र बनाया उसको मानचित्रकार कहते हैं। और जो पूरे देश की, दुनिया की भूगोल का, पृथ्वी का अध्ययन करता है, भूगोलवेत्ता भी होता है। तो अगले पेज को हम देखेंगे, ये जो मानचित्र है वो फ्रांसीसी मानचित्र है। 1720 में दूसरा मानचित्र जो बना 1720 में, तो वो मानचित्र बहुत बड़ा मानचित्र था। और इसको मानचित्र को बनाने में लगभग 600 वर्ष लग गए। 600 साल का जो समय होता है वो कोई
छोटा नहीं होता। 600 साल में 600 साल बाद दूसरा मानचित्र आया और हमें देखते हैं जब इस मानचित्र को भारत के संदर्भ में अगर देखें तो इसका कुछ हिस्सा देखो, नीचे वाला जो समुद्री किनारे का जो हिस्सा है वो भारत के मानचित्र से मिलता है। समुद्र के साथ जब बंगाल की खाड़ी और नीचे श्रीलंका का जो चित्र है, दक्षिण भारत का जो चित्र है, वो लगभग ज्यादातर हिस्सा इस मानचित्र से हमें मिल पा रहा है। आप इसको ध्यान से देखें। और इसकी भाषा तो आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं है, पुरानी भाषा है। ये कौन सी भाषा में लिखा गया है आप इसको समझ के देखेंगे तो ये जो दो मानचित्र है और जो एक मानचित्र है, तो इन दोनों में बिल्कुल उलट चीजें दी गई है। इतिहासकार बताते हैं कि जो अल इदरीसी के द्वारा जो मानचित्र बनाया गया था और दूसरा मानचित्र जो फ्रांसीसी के द्वारा बनाया गया 1720 में, 600 साल के बाद, वो उलट है। जैसे दक्षिण भारत हमारे मानचित्र के अनुसार नीचे दिखा रखा है और पहले वाले मानचित्र में वो ऊपर की तरफ दिखा रखा है, उत्तर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखा रखा है। तो ये बिल्कुल उलट है। लेकिन जो दूसरा मानचित्र हमारे भारत के मानचित्र से लगभग मिलता जुलता है। जो समुद्र किनारे हमारे राज्य है, जो समुद्री तट है, अगर समुद्र से हटके अब अंदर की तरफ जाएं, भारत के जो अंदरूनी इलाका है, एरिया है, समुद्र किनारे से अगर अंदर हम मैदानी भाग में जाएं, पठारी भाग में जाएं, तो उसमें हम देख पाएंगे कि काफी सारी चीजें उससे मिलती जुलती है। तो 600 सालों बाद इतना जो बड़ा परिवर्तन आया है मानचित्र बनाने में, तो जो दूसरा मानचित्र है वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद बड़ा बदलाव आया। जो दूसरा मानचित्र 1720 में बना, तो आज के दिन में तो आधुनिक तरीके हैं, आधुनिक चीजें हैं, मशीनें हैं, कागज का आविष्कार हुआ, कैमरों का आविष्कार हुआ और मशीनों का आविष्कार हुआ। सारी की सारी चीजें जो मानचित्र को बिल्कुल मापने का, एक एक इंच, एक एक पॉइंट को हम मापने की आज हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है दुनिया में। तो उस टेक्नोलॉजी के अनुसार हम ऊपर से एक फोटो लेके, पूरा चित्र लेके गूगल पे आप हर चीज पूरे मानचित्र को हम देख सकते हैं आधुनिक तरीके से। लेकिन हम इतिहास की बात कर रहे हैं, पिछले 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के काल को, मध्यकाल की बातें करते हैं। तो उस समय जो कुछ नई और पुरानी शब्दावली और जो भाषा जो इस्तेमाल हुई उसके बारे में भी हमने जानकारी लेनी है। जो भाषा के बारे में तो हम कह सकते हैं अरबी फारसी भाषा में ये जो मानचित्र है इसमें उनका उल्लेख मिलता है। और आगे अगर आप जाएंगे, अगले पेज पे भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से इनमें भाषा का प्रयोग हुआ है अरबी और फारसी भाषा में, और उस समय के जो शासन व्यवस्था थी, उस समय जो राजे महाराजे हुआ करते थे, समाज रहता था, उसमें उसका बड़ा प्रचलन था। तो इतिहासकार वो व्यक्ति होता है, इसमें जो इतिहासकार का भी वर्णन आया है। इतिहासकार कौन होता है? जो इतिहास का अध्ययन करता है, इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी रखता है, उसको हम इतिहासकार कहते हैं। आप भी बड़े इतिहासकार बन सकते हैं अगर आप इतिहास का अच्छे से अध्ययन करें और इतिहास के बारे में हर एक चीज की जानकारी रखें तो आप बड़े इतिहासकार बनते हैं। तो इसमें जो शब्दावली आई है उनके वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और इतिहासकार जो अपनी जानकारी कहाँ से लेता है उसमें बताए गए हैं। तो ये चीजें जो हमें इस किताब में लिखी गई है, कहाँ से हमें मिली? अब दस्तावेज मिले, उस समय के जो राजा थे, शासन व्यवस्था थी, उसमें कुछ लिखी गई चीजें, किताबें, पुस्तकें, दस्तावेज, लिखे चित्र मिले, तो उनसे नक्शे मिले, लेख मिले। तो ये सारी बातें उसमें पढ़ी जाएगी। पूरी यात्रा का ब्यौरा, नाविक जो होते थे एक देश से दूसरे देश में जाते थे, समुद्र के रास्ते जाते थे और किस तरीके से कौन कौन सी स्थितियों में वो रहते थे, अपना वर्णन उसमें लिखते थे। कुछ बातें, क्योंकि कागज का भी आविष्कार बाद में हुआ है, अगर वो कहाँ पे लिखते थे आप अंदाजा लगाएं कि कोई ऐसी चीज जहाँ पे वो कोई न कोई कागज के बिना जो अपनी बातों को लिख के रखते थे, कोई दस्तावेज किस तरीके से थे। हम देखते हैं कई बार फिल्मों में कपड़े पे लिखा जाता है, पत्तों पे लिखा जाता है, या दूसरी पांडुलिपियां हैं जो पुरानी चीजें हैं उन पे लिखा जाता है। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है और ये सारी बातें आप पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो इसमें नई और पुरानी शब्दावली के बारे में भी बता रखा है। जो भाषा का भी अभी हमने देखा, आज हम कौन सी भाषा बोलते हैं? आज तो हम
अपने देश में अंग्रेजी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, हमारी जो मातृभाषा है। इसके अलावा जो दूसरी भाषाएं भी बोलते हैं। भारत में लगभग 24-25 भाषाएं हैं जो संविधान के अनुसार बोली जाती है, और अन्य हमारी क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, बहुत सारी है। तो इसमें जो नई शब्दावली जो आई है, नए शब्द जो विदेशी जो शब्द एक आया है, विदेशी शब्द कौन होते हैं, मतलब विदेशी शब्द का अर्थ क्या है, इसके बारे में बता रखा है। भाई जो लोग अपने देश के नहीं होते, इसका मतलब दूसरे देश के होते हैं। जो दूसरे देशों से आए हुए व्यक्ति है वो विदेशी कहलाते हैं, मतलब जो अपने देश का ना हो। यहाँ तक कि जो विदेशी शब्द है इसका भी प्रयोग हमने अपने, जैसे उस पता लगता है कि जो दूसरे क्षेत्र से लोग एक क्षेत्र में जाते थे, एक एरिया के लोग दूसरे एरिया में जाते थे, वो अजनबी होते थे उनके लिए, वो उनकी पहचान भी नहीं होती थी, उनके रीति रिवाज भी नहीं मिलते थे, तो उनको भी लोग विदेशी मानते थे एक तरह से। तो किस तरीके से विदेशी या जो बाहर के अजनबी, इन शब्दों से जो ये शब्दावली आई है विदेशी, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपकी समझ होनी चाहिए। विदेशी कौन है? आज की तारीख में जो भारत के नागरिक नहीं है, हमारे देश में जो लोग आते हैं दूसरे देशों से, दुनिया के दूसरे देशों से लोग जो आते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है, दूसरे देशों से आने वाले लोगों को हम विदेशी कहते हैं। हमारे देश के भी लोग दूसरे देश में जाके विदेशी होते हैं। जो भारत के लोग अमेरिका में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, उनको भी हम विदेशी कहते हैं। तो इसका अध्ययन आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो दूसरा जो शब्द है नगरवासी, नगरवासी और गांववासी। नगरों का जो बड़े गांव थे, बड़े स्तर पे, जहाँ पे व्यापार केंद्र थे, दूसरी चीजें थी, जहाँ सुविधाएं अच्छी थी, ज्यादा संख्या में लोग रहते थे, तो नगरों में रहने वाले लोगों के लिए जो नया शब्द है नगरवासी। ऐसे ग्रामवासी भी हो सकता है जो गांव में रहने वाले लोग हैं। और वनवासी, वन मतलब जिस तरीके से खेती बाड़ी होने लगी, जंगल काट के खेत बनाए गए और विकास होता रहा, तो जो लोग जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, जो इस काम से जुड़े लोग हैं लगातार उस क्षेत्र के लोग, उनको वनवासी भी कहा गया। तो इसमें हम देखते हैं जो हरियाणा और पंजाब और जो हमारा जो आसपास का एरिया है, गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, और जब भारत अलग नहीं था, भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे जो क्षेत्र है, इसको हम गंगा यमुना और इसका सतलुज का मैदान मानते थे। तो इसमें शब्दावली, जो इसमें रहने वाले लोग, जो सिंधु घाटी के आसपास लोग रहते थे, उसको धीरे धीरे सिंधु से हिंदू के जो सै को है के रूप में अगर बोला गया तो हिंदू कहने लगे। तो हिंदू शब्द का भी इसमें विवरण आया है। अमीर खुसरो जो एक कवि हुए हैं 14वीं शताब्दी में, अमीर खुसरो, उसने इसमें पुस्तक में लिखा है कि हिंद शब्द का प्रयोग किया अपनी कविताओं में, अपने लेखों में, अपने वृत्तांतों में, अपने अनुभव में। तो हिंद शब्द का भी प्रयोग यहाँ से आगे जो बोला जाने लगा, और कहते हैं कि इसमें हिंद शब्द की जो नई शब्दावली जिसमें आई है उसके बारे में भी हमें पता लगता है। तो सीधा साधा बहुत सारी चीजें इसमें हमें देखने को मिली है। तो हम इस पाठ का जो पहला हिस्सा है, क्योंकि ये 1000 सालों का विवरण है, इतिहास है, और इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे लिए तारीखें और स्थान, चिन्ह, जो पुरानी चीजें हैं और उनकी पहचान, उनकी समझ, भाषा, संस्कृति, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम इस 1000 सालों के परिवर्तन में पढ़ेंगे। तो आज के पीरियड में, आज के जो इस पीरियड में हम इतना ही करेंगे, और इसका जो दूसरा भाग है दूसरे पीरियड में हम कल करेंगे। आने वाले मतलब इस दूसरे भाग के लिए आप अगली वीडियो में इस पाठ को हम पढ़ पाएंगे। धन्यवाद। तो इसके जो प्रश्न बन देंगे लास्ट में, आखिर में जो एक्सरसाइज बनेगी उसको हम इकट्ठे करेंगे। तो हमारा जो इस आज का जो ये विषय था 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद।